नमस्कार दोस्तों, हम हरेंद्र कुमार आप लोगों के साथ यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के जितने भी क्वेश्चन 2024 और 25 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं, उसका जो है आपके साथ पूरी चर्चा करेंगे। आप लोग लगातार हमारे साथ हमारे चैनल पर लेजी लर्नर ऑफिशियल चैनल पर जो है आप पर डे जो है प्रतिदिन आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। रोजाना जो है हम इसको सॉल्व करके आप लोगों के सामने रखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भाज्य, भाजक, भाज्य भाजक, भागफल तथा शेषफल में संबंध। इसको देखते हैं क्या संबंध होते हैं भैया। इसका संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई। तो वे संख्याएं जिनका एचसीएफ, जिनका मस एक, जिनका मस एक हो, एक आता हो, जिनका मस एक आएगा, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल 18, 25 एक ऐसी संख्या है जो सहअभाज्य संख्या है। हम इसको देखते हैं कैसे सहअभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 25 में 18 से भाग कर देंगे। 18 से भाग करेंगे तो 18 कम 18, 7 बच गया। अब 18 को बीच में ला देंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, 4 बच गया। अब 4 को जो 7 है बीच में लाके 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4, 3 बच गया। अब 3 में 4 में 3 से भाग करेंगे, 3 एक कम 3, 1 बच गया। अब ये जो संख्या 3 है इसे उठा के बीच में रख लीजिए, ये हो जाए 1 3 3, ये कर दिया। अब जो अंतिम संख्या लास्ट में जिससे हमने भाग किया है, तो ये जो भाग संख्या 1 से जिससे भाग की है यही इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर हुआ 1। अतः वे संख्याएं जिसमें जिसका एचसीएफ निकालने पर उसका एचसीएफ हमेशा 1 आए, वह संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2024 के क्वेश्चन है। अब इनको देखते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो जिनको नहीं आता है वो क्या कर ले, पहले इसका लसन निकाल ले, 140 का लसन निकाल ले। तो 2 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, 0 बच गया, उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी। और 5 से काट के देखते हैं, 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कटेगा, 7 एक कम 7। अब अगर 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब लिखा जाएगा तो संख्या यहां से काउंट कर लेंगे। ये कितना है, ये लिखा हुआ है 2 गुना 2, और ये कितना लिखा है 5 गुना 7। अब लिखने का तरीका ये है कि इसके पावर 1 मान लें, इसके पावर 1 मान लें, सबके पावर 1 मान लें। तो ये दोनों जोड़ लेंगे क्योंकि 2 बार है, तो पावर जोड़ लेंगे तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये संख्या होगी। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है
867 तथा 255 का एलसीएम मतलब लस तथा एचसीएफ मीन्स मस ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड के सभी जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के हैं। हमको इस पर बहुत ध्यान से काम करना है। हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले क्या करें, सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। नहीं लिखने आता है तो क्या करें, 867 का पहले एलसीएम निकाल लें। तो इसको 867 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम 3 से भाग करते हैं, देखते हैं। 3 दूना 6, 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27। अब 289, देखो कोई भी संख्या अगर लगता है कि अगर संख्या लास्ट में अगर इकाई में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो संख्या 2 से भाग जाती है। अन्यथा अगर 3 से चेक करना है तो एक तरीका यह है कि सभी संख्याओं का सम कर लें। सम मीन्स 8 प्लस 6 प्लस 7, इसको जोड़ लें। तो जोड़ के कितना होगा, 7 7 6 13, 7 हो गया, 7 6 13, 13 8 21, 13 8 21। अब 21 में हम ये देखेंगे कि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। अगर 3 से अगर 21 इसके सम में भाग जाएगा, इसके जोड़ में अगर भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 3 से भाग होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो ये 21 आ गया तो 3 से भाग जाएगा। उसी तरह इसको भी जोड़ के आप देख सकते हैं कि 3 से भाग जाएगा। 9 8 17 2 19, इसमें भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 289 में एक्चुअल 17 का स्क्वायर होता है। आपको कुछ स्क्वायर रूट याद करने होंगे। 17 का ये स्क्वायर होता है, तो 17 17 ही हम 289, तो ये 17 से कट जाएगा 1। ठीक, इसी तरह दूसरा निकाल लेते हैं, 255। 255 को देख लेते हैं, तो देखते हैं कि इसमें 2 से भाग तो जाएगा नहीं। 3 से देखते हैं, तो 5 5 10 2 12, 12 में 3 से भाग जाएगा। तो 3 से हम देख लेते हैं, तो 3 से होगा, 3 अट्ठे 24 और 3 बचे 15। अब 85 में अगर भाग कर रहे हैं तो 85 में भाग करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 एक कम 5, 3 बच गया 35, 5 सत्ते 35, 17 हो गया। अब 17 से भाग करेंगे, 17 एक कम 17। अब इसका एलसीएम होगा। अब क्या करें, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। 867 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये कितना है, 3 गुना 17 2 बार है, तो इसको हम लिख देते हैं 17 का स्क्वायर, और इसको 1 इस बार लिख लेते हैं। उसी तरह 255 है, तो 255 को क्या करें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 255 इसका अभाज्य गुणनखंड 3 के पावर 1 मान लेते हैं, 5 गुना 17 के पावर 1, सबके पावर 1 मान लेते हैं। अब एलसीएम निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि से नियम यह है कि अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम निकालेंगे तो जो सेम संख्या दोनों में आई है उसका अधिकतम पावर लेते हैं, अधिकतम घात लेते हैं। इसका अधिकतम घात कितना है, 3 की पावर 1, तो 1 ले लेते हैं। और उसी तरह 17 यहाँ 17 का कितना है, 17 की पावर 2 है, यहाँ 17 की पावर 1 है, तो बड़ी संख्या घात वाला लेंगे। तो बड़ी घात क्या है, 17 की पावर 2। और जो बच गया जिसका जोड़ा नहीं बनता है वह संख्या पूरी ले लेते हैं। तो ये हो गया 5 की पावर 1। तब ये हो गया 3 गुना 17, 17 17 हो गया 289 और गुना 5, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर अब इसका क्या कर लेते हैं, गुणा। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 17, 17 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 गुना 5। अब 289 गुना 5 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा, 289 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 867। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 3 33 और 5 अट्ठे 40, 3 43। तो इसका जो एलसीएम आएगा 4335। अब इसका हम अगर एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ आएगा, इन दोनों में जो सबसे छोटी पावर होगी, छोटी घात वाला जो संख्या होगा उसको लेते हैं। तो दोनों में 3 की पावर 1 ही है तो 1 ले लेते हैं, 3 की पावर 1 गुना 17 में जो कॉमन पार्ट है, इसमें जो छोटा मान है, छोटे घात वाले हैं उनको लेंगे। तो ये 7 पावर 2 है, ये 17 की पावर 1 है, तो 17 ले लेते हैं, 17 की पावर 1। तो ये हो गया 17 तिया 51, तो एचसीएफ हुआ 51। आप एक स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां देख लेते हैं। यदि यदि 26
156 का लस 156 हो तो मस बताइए। तो ये जो मस निकालना है ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करें, एक सूत्र याद रखते हैं, इस हल के लिए एक सूत्र याद रखते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, लस गुणे मस, इसको याद रखते हैं। अब पहली संख्या इसमें क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 156, लस कितना दिया है 156, अब मस कितना है यही निकालना है, मस निकालना है। तो क्या करें, ये इधर गुणा में है 156 गुणा में, तो 156 है तो इसको भाग में ला दीजिए, तो मस हुआ इधर गुणा में इधर जाके भाग, तो 26 गुना 156 बटे 156, ये से कट जाएगा, तो भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा मस बराबर 26, इसका आ गया मस, इसका आ गया मस। इस तरीके की सवाल अगर आती है तो इस तरीके से लगाएंगे। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ छठवां क्वेश्चन है, लस दिया गया है 12 और 21 का लस 84, 12 और 21 का लस अगर 84 है तो मस 12 और 21 का मस 12 और 21 का ज्ञात करें, इस तरीके से निकाल लें। तो हम मान के चलते हैं कि ये संख्या जो है 12 और 21, इसको पहली संख्या मान लेते हैं, इसको दूसरी संख्या, तो मान के चलते हैं, तो हम फर्स्ट सेकंड से लिख दे रहे हैं। इसका हल करेंगे तो ये होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, लस गुणे मस। ये लिखने के तरीके हैं, थोड़ा शॉर्ट बन जाता है लिखते वक्त तो अच्छा रहता है। तो देखिए पहली संख्या क्या है 12, दूसरी संख्या क्या है 21, एलसीएम यहाँ का ना कि लस 84 है, इन दोनों का लस 84 है, तो हम एलसीएम मान के चलते हैं, लस मतलब एलसीएम, ये 84 के बराबर है, तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 12 गुना 21, ये गुणा में है, ये गुणा में तो इधर भाग में ला दीजिए, 84 भाग में हो गया, तो 12 सते 84, 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 तरीके 21, तो एचसीएफ आ गया 3, एचसीएफ आ गया 3, एचसीएफ 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मासा बराबर 99 153 का जो मासा है वो है 9, तो एलसीएम 99 153 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या करें इसके लिए, तो हम मान लेते हैं, अभी तो चर्चा की है कि ये पहली संख्या मान लेते हैं, ये दूसरी संख्या, और इन दोनों का मासा 9, तो इन संख्याओं को अगर देखना है तो हम वही सूत्र लगा लेते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हल है इसका कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब की बार एचसीएफ दिया हुआ है तो हम क्या करें, पहली संख्या रख लेते हैं 99, दूसरी संख्या रख लेते हैं 153, एलसीएम क्या है भैया, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना दिया 9 के बराबर, तो हम क्या करें, अब 9 इधर गुणा में इधर लाके भाग कर लीजिए, तो एलसीएम आ गया 99 गुना 153 और 9 से इधर भाग कर लीजिए, तो 11 9 99, अब 11 का 153 में गुणा कर लेंगे, तो एलसीएम हो गया 11 गुना 153, तो एलसीएम आ गया 11 का 3 में गुणा करेंगे, 11 तिया 33, 3 हो गया, 11 पंजे 55, 3 58, तो 5 बच गया, 11 एक कम 11 और 11 5 16, 16 83 इसका क्या आएगा एलसीएम, 16 83 इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 65 और 117 को
के एसएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान बताएं। तो क्या करें, सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लें। तो 65 का एचसीएफ अगर निकालते हैं तो क्या आता है भैया, 13 पचे 65 यानी 5 गुना 13। और अगर 117 का नहीं समझ में आता है तो क्या करें, तो पहले 117 का हम निकाल लेते हैं। पहले हम 117 को निकाल ही लेते हैं, अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 117 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो 3 से कट जाएगा, क्योंकि 7 एक 8 एक 9, 3 से कटेगा। तो 3 तिया 9, 9 2 बज गया 27, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 13 तिया 39, फिर 3 से काटेंगे 13 से काटेंगे 13 कम 13। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें भैया, अब ये आ गया 117 को अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये लिखते 13। अब सबसे कम घात वाला जो मिल रहा है दोनों में कॉमन है, कॉमन में से एक तो सबसे कम पावर वाला लेते हैं। तो 5 ये है, ये 3 की पावर 2 है, ये कॉमन नहीं है तो इसको हम नहीं लेते हैं। 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1, तो कॉमन 1 है, तो इसका एचसीएफ हुआ, इसका एचसीएफ हुआ 13। अब जो कह रहा है उसको देख के ध्यान में चलते हैं कि एचसीएफ आया कि भाई एचसीएफ को हम जो है 65 और 117 के एचसीएफ को हम इसके बराबर लिखते हैं। तो देखते हैं भैया किसके बराबर लिखते हैं भैया, 65p माइनस 117 बराबर 65p माइनस 117 एचसीएफ के बराबर। एचसीएफ कितना है, 13 है, 13 रख लेते हैं। अब ये माइनस 117 है, माइनस 117 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 65p बराबर 117 उधर जाएगा तो 13 प्लस 117, भाई माइनस है, माइनस बराबर को उधर जाएगा तो प्लस। तो ये 117 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65p बराबर 130। तो p बराबर क्या हुआ 130, 65 गुणा में है, इधर जाके भाग में। तो इसको भाग में जब लिखेंगे तो 65 दूना 130, तो p का मान आ गया, p का मान आया 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 और से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे, तो इसके लिए क्या करें। इन सबका देखिए, छोटी से छोटी संख्या अगर याद करनी है तो हम एलसीएम निकालते हैं, लसा निकालते हैं। तो लसा निकालने के लिए क्या करें भाई, पहले इस संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में 35, 35, 56 और 91 को हम सबसे पहले इसको हम लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 35 को लिख सकते हैं क्या, 7 पचे 35, तो 5 गुना 7 लिख सकते हैं, 5 गुना 7। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये है 2 दूना 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 गुना 13। तो अब इसको अरेंज करके लिखेंगे हम। अरेंज करके कैसे, इसको लिखते हैं 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 3, और ये हो गया 7 की पावर 1। और उसके बाद इसको लिखेंगे, अरेंज करके लिखते हैं 13 हम पहले लिख देते हैं और 7 बाद में लिख देते हैं, ताकि कॉमन करने में हमको आसानी हो जाएगी, कॉमन करने में आसानी हो जाएगी। तो जो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम निकालते समय जो कॉमन है उसमें से सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो बड़ी पावर, सभी पावर बराबर है तो 1 ले लेते हैं, इसमें से 7 की पावर 1। अब जो कॉमन नहीं है वो पूरा ले लेते हैं, तो कॉमन करेंगे तो होगा 5 की पावर 1, ये कॉमन नहीं है, 2 की पावर 3, ये भी कॉमन नहीं है, 13 ये भी कॉमन नहीं है। तो क्या करें, तो ये हो गया 7 पचे 35 गुना 8 गुना 13। इसका जब गुणा करेंगे तो 35 का 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 पंजे 40, और ये हो जाएगा 8 त्रिके 24, 4 28, 280 गुना 13 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3640। 3640 इसका एलसीएम आएगा, 3640 इसका एलसीएम आएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है कि एलसीएम जो है इसका शेषफल, शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए, शेषफल ज्ञात करने के लिए, शेषफल ज्ञात करने के लिए एलसीएम में, शेषफल ज्ञात करने के लिए एलसीएम में, एलसीएम में बचा शेषफल जोड़ते हैं, बचा शेषफल
जोड़ते हैं, इसमें जोड़ेंगे तो प्रत्येक दशा में यहाँ क्या है कि संख्या से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। तो इसका 7 शेषफल था तो संख्या क्या होगी भैया? तो संख्या होगी ये कितना है 36 40 है। इसमें जो है संख्या 7 ऐड कर देंगे तो 7 ऐड करेंगे तो संख्या आएगी 36 47। संख्या होगी 36 47, ये आंसर होगा 36 47। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लसा और मसा ये ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको नहीं आता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना तो इसका क्या करें, अलग अलग एलसीएम ज्ञात कर लें। एलसीएम कैसे, देखिए ये हो गया 25 20, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं भैया। जीरो है तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 बच गया 12, 2 छक 12, 1260। अब फिर 2 से कट जाएगा, जीरो है लास्ट में, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 0, 630 हो गया। अब 2 से और भाग करिए इसमें, तो 2 से और भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 5 1 6 3 9। अभी 3 से कटेगा ये, तो 3 से कटेगा तो क्या करें, 3 से जब कटेगा 3 एक कम 3, भाग नहीं जाएगा तो 3 पचे 15। भाई 3 एक कम 3, एक में भाग नहीं जाएगा तो जीरो उतार लेंगे, जीरो उतार लेंगे तो हो जाएगा 15, तो 3 पचे 15। फिर 3 से भाग करेंगे क्योंकि 5 एक 6 होगा जोड़ने पर, तो अगर 6 है तो 3 से भाग जाएगा, तो 3 से देंगे तो 3 तिया 9 और 1 बच गया 15, 3 पचे 15, 35 हो गया। 35 में भाग जाएगा, अगर देखेंगे 35 में तो 35 में भाग होगा 5 से, तो 5 सत्ते 35, 7 से भाग करेंगे तो 7 एक कम 7, ये हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं भाई, दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा है 10530। 10530 को अगर हम 2 से भाग करें, क्योंकि जीरो है 2 से भाग होगा, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से होगा, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 पंजे 10। अब ये हो गया 6 5 6, 6 5 11, 2 13, 13 5 18, तो 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग करते हैं। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 5 में से 3 गया 2, 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अभी भी 3 से जाएगा, 3 का योग 18 होगा इसका, तो ये होगा 3 पचे 15, 2 बच गया 25, तो 25 है तो 3 8 तरीक के 24, 8 हो गया, 1 बच गया, 3 पचे 15। अब 8 5 13, 13 5 18, तो अभी 3 से जाएगा, तो 3 से भाग कर लेते हैं भाई। 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करने पर होगा 3 एक कम 3, 2 बच गया 28, तो 3 9 27, 3 पचे 15। अभी भी 3 से भाग जाएगा, तो 3 से फिर कर लेते हैं, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 छक 18, 3 पचे 15। अब 3 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करें, अब 3 से भाग नहीं जाएगा तो हम इसमें 5 से भाग करते हैं। तो 5 से भाग करेंगे, 5 एक कम 5, तो 1 बच गया 15, 5 3 15, 13 हो गया। अब 13 में भाग करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा बाबू 13 एक कम 13, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। ये हो गया 25 20, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 1 2 3, 2 बार 3 बार 2 है तो इसको लिखते हैं 2 की पावर 3। यहाँ कितना है 3, 2 बार है तो 2 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। और ये कितना है 5 सिंगल है तो 5 सिंगल कर लेते हैं, 7 सिंगल है इसको 7 सिंगल कर लेते हैं। उसी तरह इसमें आ जाते हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये है 10530, इसको कैसे लिखें, तो 2 कितना बार है, 1 बार, तो 1 बार लिख लेते हैं। 3 कितना बार है, 4 बार, 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। और ये 5 कितना बार है, 1 बार, और ये कितना है 1 बार, 13 कितना है 1 बार, तो ये 5 की पावर 1, 13 की पावर 1। सही है। अब एलसीएम निकालने के तरीके ये हैं कि जो एलसीएम निकालते हैं आप, तो एलसीएम निकालने में सबसे बड़ी पावर ली जाती है। तो ये दोनों कॉमन में से सबसे बड़ी पावर, तो ये 2 है ये भी 2 है, कॉमन में से सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3, इनमें कॉमन में सबसे बड़ा 3 की पावर 4, इन कॉमन में सेम है तो 1, इसमें लेंगे कॉमन तो कॉमन है ही नहीं, जो कॉमन नहीं है लसा में वो भी लिया जाता है, तो कॉमन नहीं है तो 7 गुना 13, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8, ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81,
ये हो गया 81, ये हो गया 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35 कर देते, नहीं तो 5 एक कम 5 कह देते हैं, और ये हो गया 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो क्या करें हम, 5 गुणा 8 में करेंगे तो 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 91। इनका जब आप गुणा करेंगे तो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा, जब इसमें गुणा करेंगे, जब मान लो इसका गुणा करें 81 का, तो 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 एक कम 4, 8 चौको 32, 4 एक कम 4, 8 चौक 32, तो ये होगा 32 40 गुना 91। तो इसका गुणा करके देख लेते हैं, इधर करके देख लेते हैं भाई, अगर बड़ा है तो करके देख लीजिए। तो 1 से गुणा करेंगे तो 0 4 2 3, 9 से गुणा करेंगे 9 शून्य शून्य, 9 चौक को 36, 9 चौक 36, 3 बच गया, तो ये हो गया 9 दूना 18, 18 3, 18 3 हो गया 21, 2 बच गया, 9 त्रिक 27, 2 29, तो ये टोटल आ गया 0 4 8 4 29। तो ये टोटल आ गया, इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम आ गया 29 48 40, 29 48 40। अब क्या करते हैं, अब एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब एचसीएफ जब ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो छोटी पावर ली जाती है, इस कॉमन की छोटी पावर, कॉमन कौन सा है 2 की पावर 1, ये छोटी पावर है। और इसमें जो कॉमन देखते हैं, इनमें जो कॉमन देखते हैं, इस कॉमन में छोटी पावर देखते हैं, छोटी पावर कौन सा है 3 की पावर 2, और इस 5 में कितना है 1, बाकी ये जो है 7 और 3, ये 7 और 13, 7 और 13 दोनों आपस में कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है, अगर उभयनिष्ठ नहीं है, उसमें भाग मतलब उसको कॉमन में नहीं लिया जाता, एचसीएफ में नहीं लिया जाता। तो ये कितना हुआ 2 गुना 3, 3 तिया 9 गुना 5, तो ये हो गया 9 दुना 18, 18 पचे 90, तो जो एचसीएफ आया वो आ गया 90। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर निकालना है, नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या कर ले कि इसका एलसीएम निकाल ले अलग अलग संख्याओं का, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ले ले। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लेने के बाद जो कॉमन है, एलसीएम निकालते समय ध्यान रखेंगे कॉमन में से बड़ी पावर लेना है, और जो कॉमन नहीं है उससे पूरा लेना है और पूरे का गुणा कर देना है। और एचसीएफ में क्या करने हैं कि जो कॉमन है उनमें से जो है, जो छोटे घात वाला है, कम पावर वाला है, उसे लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेंगे, उसके बाद फिर सबका गुणा कर लेंगे तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग हर सेट में आ जाता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम हल करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हल कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए, मैं एक नियम बता देता हूं, थोड़ा सा एक नियम याद रखें कि कोई भी संख्या, कोई भी एक संख्या लीजिए, कोई भी संख्या जिसका वर्ग अगर किसी अपरिमेय संख्या से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या उस संख्या अपरिमेय संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि 6 कोई संख्या है, और 6 का अगर वर्ग हम करके 6 का वर्ग करें तो 6 का वर्ग क्या होता है भाई 36। अगर 6 का वर्ग 36 किसी भी अपरिमेय संख्या, किसी भी एक अपरिमेय संख्या से विभाजित है, तो यह नंबर भी उस संख्या से विभाजित होगा। कहने का मतलब, जैसे मान लो एक अपरिमेय संख्या हम 3 मान लेते हैं, 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब 3 से अगर हम इसको भाग करें तो ये कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 12 3 36, कट गया। तो अगर 3 से 6 का वर्ग अगर 3 से विभाजित है तो 6 भी 3 से विभाजित होगा। मेरा कहने का मतलब बस ये है, 3 दूना 6, ये भी कटेगा। कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी भी अपरिमेय संख्या से विभाजित है, तो वह संख्या भी उस अपरिमेय संख्या से विभाजित होगी। ये नियम बस याद रखने हैं। अब इसी के आधार पर हम देख लेते हैं, इसी के आधार पर कि इसी के आधार पर इसको लगाएंगे कैसे। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले √2 है, इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, मानते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम क्या कहते हैं, कोई भी संख्या अगर हम परिमेय होगी तो वह P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिखी जा सकती है। अतः हम इसको लिख सकते हैं कि √2 को हम लिख सकते हैं A/B, जहां A और B सह अभाज्य संख्या है।
सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब हम बताएं अभी थोड़ी देर पहले कि सहअभाज्य जिसका एचसीएफ कितना आता हो 1। ठीक है, तो सहअभाज्य। अब इसको हम करते हैं हल। कैसे हल करेंगे? रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a बटे बी का स्क्वायर, ये तो होगा ना। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करनी हट जाएगी तो ये हो जाएगा 2। स्क्वायर की करनी हटती कैसे है इसको अगर देखना है तो देखिए रूट 2 है, इसका स्क्वायर है। क्योंकि जो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को हम का जो अगर करनी हटाते हैं इसको पावर में लिखते हैं 1 बटे 2, और ये ऑलरेडी 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर घातांकी नियम से देखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो भैया ये 2 से 2 कट जाएगा, ये होगा 2 की पावर 1 यानी 2 1 का 2। तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग कह देते हैं कि भाई अगर किसी वर्गमूल का कोई भी संख्या अगर वर्गमूल में लिखी गई है तो उसका स्क्वायर से करड़ी हट जाती है। तो देख लेते हैं भाई। अब आगे समझते हैं। तो स्क्वायर से करड़ी हट के 2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर ये होगा, b का स्क्वायर b होगा। ठीक, अब इसको इधर लेके जाते हैं तो इधर ले जाएंगे तो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा। अब 2 इधर गुणा में इधर जाके भाग, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2। ठीक, तो समीकरण 1 मानना चाहे तो मान लीजिए, कोई दिक्कत थोड़े है, मान लेते। अब इसे लिखेंगे, चूंकि क्या है कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है। भाई देखेंगे कि जो a स्क्वायर इसमें 2 से भाग है, इसका मतलब 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये क्या है? परिमेय है, तो 2 से ये भाग हो रही है। तो हम अभी भी नियम कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर किसी भी परिमेय संख्या से अगर भाग है तो वह संख्या भी उस अपरिमेय संख्या से भाग होगी। तो इसका मतलब अगर a स्क्वायर 2 से भाग है तो a भी 2 से भाग होगा, a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, इतना बात समझ गए। अब क्या करने हैं? अब मान लेते हैं, इसके बाद माना a का मान मान लेते हैं कि 2k के बराबर है। मान लेते हैं माना a बराबर 2k रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं भैया। अब समीकरण 1 में जहां a है वहां पे हम 2k रख ले रहे हैं, क्योंकि देखो a को हमने सिद्ध किया कि भाई a जो है अगर 2 से विभाज्य, अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। तो हम b भी चेक करेंगे कि अगर b स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो जो b है वो भी 2 से विभाज्य हो गया। पहले तो ये तो चेक करेंगे, b को हम चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे भैया? a का मान यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर इसका मान रख देते हैं 2k स्क्वायर बटे 2। ये हो गया b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर बटे 2, 2 दूना 4। तो ये हो गया b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इधर गुणा में इधर जाके भाग, तो k स्क्वायर बराबर हुआ b स्क्वायर बटे 2, b स्क्वायर बटे 2। अब यहां लिखेंगे चूंकि जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर 2 से विभाज्य है या विभाजित है। देखिए b स्क्वायर 2 से क्या है? विभाजित है, तो b भी 2 से विभाजित होगा, यही तो हम कह रहे हैं। b भी 2 से विभाजित होगा, लेकिन हमारी कल्पना गलत है। लेकिन हमारी कल्पना गलत है, जो हमने मान रखा है वो हमने गलत मान रखा है कि भाई अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, ये गलत मान रखे हैं हम। लेकिन हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं है। चलिए, परंतु
√3 √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, कभी भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग हर साल के सेट में आता है, तो इसको खूब ध्यान से प्रैक्टिस करिए। भरोसा रखिए, जितना भी क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है ये सब 2024 और 23 के सेट में आपको मिल जाएंगे। आप अनसॉल्व में जाकर के सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो ध्यान से इसको नोट करिए, समझिए, पढ़िए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। हम जरूर आपको उस बोर्ड एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन है इतना हल कराएंगे कि आप परीक्षा में आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बोर्ड में आया हुआ है, देख लेते हैं भैया कि इसको हल कैसे करेंगे। आपको प्रत्येक तरीके का क्वेश्चन बता दिया जा रहा है, आप केवल प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके प्रैक्टिस पर सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। परिमेय होंगी तो हमने कहा अगर कोई भी संख्या परिमेय होती है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या A/B के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको A/B के रूप में लिख देते हैं, A/B हो गया। अब A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है या पूर्णांक कह सकते हैं। A और B, A और B सहअभाज्य, A और B सहअभाज्य है, ये सहअभाज्य है। अगर सहअभाज्य तो यहाँ से हल करते हैं भैया। वर्ग करने का बहुत मतलब है नहीं, यहाँ से इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा √3 बराबर, इसके उधर लाएंगे तो हो जाएगा A/2B, A/2B, क्योंकि 2 गुणा में इधर जाके भाग। अब लिखना है। अब देखिए, चूंकि A/2B एक परिमेय संख्या है, A/2B एक परिमेय संख्या है। क्यों है भाई, देखिए हमने अभी कहा कि कोई भी संख्या जो रूट में नहीं है, जो वर्गमूल में नहीं है, उसको क्या अगर A/B के रूप में है या P/Q के रूप में है तो संख्या परिमेय होती है। तो ये A/2B है तो यह संख्या परिमेय संख्या होगी। तो A/2B एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर अगर ये चीज लिखी गई है √2, तो इसके बराबर लिखी गई, इसका मतलब अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। ये तो सवाल की बात है। तो अगर ये इसके बराबर लिखा है तो ये भी परिमेय होगा। तो हम जब लिखेंगे तो अगर ये परिमेय लिखेंगे तो इसे भी परिमेय लिखेंगे। तो यह A/2B एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः 2√3 हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना गलत थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, 2√3 एक परिमेय संख्या है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप सभी लोगों को देखेंगे तो ये सवालें इस तरीके से लगती हैं। अब इस सवालों को आप बारीकी से, ध्यान से पूरा वीडियो देखें, ध्यान से लगाएं, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, इसको एकदम पूरा तरीके से अब ध्यान से देख करके लगाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, पूरी तरीके से समझ में आएंगी। और जितने भी सवालें हैं, इन सवालों को जो है, इसका जो है नोट्स आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको जो है देख सकते हैं। वहां पे आपको इसका नोट्स अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं नोट्स को। पूरी तरीके से दिया गया है, वहां पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से दे सकते हैं।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।